हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंश्योर जी के। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित 40 क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है ना। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ी तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तु का अंतः भाग, आंतरिक भाग, मूल भाग, बाहरी भाग या फिर चारों ओर का आवरण। बिल्कुल सही है। चारों ओर का जो आवरण होता है हमारा वस्तु का पर्यावरण, यानी कि चारों ओर का जो आवरण है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है। आज मुझे आप सभी बच्चे जो भी क्लास देखते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लिया करो, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है ना, एक सेकंड के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं वो चाहिए या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। कल मैंने क्लास डाली थी लेकिन बच्चों ने बिल्कुल उसे देखा नहीं, सपोर्ट नहीं किया। तो मैं डालना तो चाह रही हूँ कि टॉपिक वाइज ही कराऊँ, है ना। टॉपिक वाइज ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है। अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो तीसरे इसमें सेकंड में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थल, जल, वायु या फिर जीव। तो आप जानते हैं जो जीव है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अजैविक पर्यावरण के स्थल, जल और वायु तीन तत्व होते हैं, लेकिन जीव उसमें शामिल नहीं होता है। जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। जैविक पर्यावरण का निर्माण किस प्रकार होता है? जैविक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ए और बी दोनों से या फिर जल से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनसे जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। पेड़ पौधे या फिर जब सूखने के बाद में उनकी पत्तियाँ वगैरह झड़ जाती हैं और वो मिट्टी में मिल जाती हैं ना, तो ये जैविक का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इनमें से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज या फिर बस्तियाँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तियाँ हो जाएगा। भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज वातावरण का ही तत्व है, लेकिन बस्तियाँ नहीं है। बस्तियाँ इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, है ना। और बस्तियाँ पर्यावरण का तत्व नहीं है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? क्या भौतिक तंत्र से होती है? जैविक तंत्र, भौतिक और जैविक दोनों को मिला करके, या फिर भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो पर्यावरण को निम्न प्रकार से कह रहा है, पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कौन सा भाग पर्यावरण का नहीं है? भौतिक पर्यावरण, जैविकीय, सांस्कृतिक या फिर परिचालन पर्यावरण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा इसका भाग नहीं है? तो राइट आंसर है परिचालन, परिचालन पर्यावरण, ठीक है। ये पर्यावरण का भाग नहीं है, बाकी तीनों हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? नैसर्गिक, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी या फिर आधुनिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है, नाम याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड का ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 5 जून, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1972, 73, 74 या फिर 80। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1973 में मनाया गया था, पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा?
जो प्राकृतिक संसाधन है हमसे बोला भी जाता है कि भाई पेट्रोल को कम खर्च करो, है ना, तेल को कम खर्च करो, बिजली को कम खर्च करो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के द्वारा कम उपयोग, इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए कि कम से कम उसका ह्रास हो। तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक, जैविक, या फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर आगे सतत विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, सतत विकास कहलाएगा ये, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सतत विकास की श्रेणी में लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? 2, 3, 5, 7, ये 3 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये ध्यान रखना है। आगे पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? जो त्रिमंडलीय विभाजन है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं जैव मंडल इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह अवयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है वो क्या कहलाता है? जिसमें जीवन होता है, जहाँ पर जीवन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किस में होता है जीवन? तो ये जैव मंडल के अंदर होता है, ठीक है। जैव मंडल में क्या होता है? जीवन का अस्तित्व होता है, ये ध्यान रखना, जैव मंडल। स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोमार्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जियोमार्फोलॉजी, ठीक है। जियोमार्फोलॉजी कहते हैं स्थल मंडल के अध्ययन को। आगे स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, स्थल मंडल में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? एक मिनट, ये स्थल मंडल, हाँ जी, एक सेकंड। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं महाद्वीप, सागरीय, नितल, या सिर्फ ए या फिर दोनों? तो यहाँ पर हमारा दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं सागरीय, नितल और महाद्वीप, दोनों ही किए जाते हैं, ठीक है। आगे है पृथ्वी का स्थल मंडल है। पृथ्वी का स्थल मंडल किस प्रकार का है? पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग, देखो जलीय और वायवीय को नहीं बोलते, पृथ्वी का जो कठोर और ऊपरी भाग जिस पर हम घर बसा कर के रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में कभी कभी, है ना। पृथ्वी का आंतरिक भाग, मध्यवर्ती भाग, ऊपरी भाग या भूपरपटी। पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है भूपरपटी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का ऊपरी भाग, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को लगाएंगे, ना कि भूपरपटी को। आगे है स्थल मंडल से संबंधित कौन सा है? स्थल मंडल से संबंधित कौन सा है? केवल ऊपरी भूभाग, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों आते हैं इसमें, है ना। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। तो बिल्कुल स्थल मंडल में ये तीनों ही शामिल हैं, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ शामिल हैं। आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है उसे तीन परतों में बांटा गया है। 3 परत होती हैं पृथ्वी की, और ये कौन सी होती हैं? तो ऊपर वाली जो होती है स्थल मंडल जो होता है, और उसके नीचे होता है मेंटल और फिर कोर होता है, ठीक है। तो मेंटल का जो ठोस ऊपरी भाग होता है वो भी स्थल मंडल का ही हिस्सा होता है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है तो क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसका देती है, उभारती है या फिर निर्मित करती है तो उसे क्या कहते हैं? पटल विरूपण, अनाच्छादन, अपक्षयन या फिर ज्वालामुखीयता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या कहलाती है? तो ये पटल विरूपण कहते हैं इसे, ठीक है। पटल विरूपण कहलाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाग घेरता है। ये 12वां क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होता है। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग घेरता है ना? कितना भाग घेरता है? तो भाई कितना भाग घेरता है? 19%, 29, 61% या फिर 81%। स्थल मंडल की बात की जा रही है तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये केवल 29% पर है, ठीक है। 29% पर है केवल स्थल मंडल, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। 29% पर है, जबकि जो 71% है उस पर जल है ना, महासागर है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, तो उनके विभाजन में शामिल नहीं है। उनके विभाजन में कौन सा शामिल नहीं है?
स्वेस स्वेस वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है ये बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सियाल, सीमा, नीपे या सब स्ट्रेटम। तो यहाँ पर हमारा 4D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सब स्ट्रेटम नहीं आता, जबकि सियाल, सीमा, नीपे किसको बोलते हैं, सियाल, सीमा, नीपे। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो सियाल है वो भूपर्पटी को कहते हैं, ठीक है, भूपर्पटी यानी कि जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, और सीमा कहते हैं मेंटल को जो कि बीच वाला भाग है ना, पृथ्वी की बीच वाली परत है। और नीपे किसे बोलते हैं, तो एक कोर को बोलते हैं जो सबसे नीचे वाली परत है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर अगर हम जाएंगे, धरातल से केंद्र की ओर बात कर रहे हैं, यानी कि ऊपर जिस हिस्से पर हम रहते हैं, है ना, भूपर्पटी से अगर हम नीचे की साइड बढ़ते हैं तो इसका क्रम सही क्या होगा, सीमा, सियाल या फिर नीपे। तो अभी मैंने देखो आपको ये ऊपर बताया है, तो इसमें आप आंसर लगा सकते हो अपना आसानी से। इसमें देखो सबसे पहले सियाल आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, है ना, यानी कि 2, 1 और 3, है ना, 2, 1 और 3, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो सिर्फ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की त्रिसंकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो दूसरी परत का जो नाम है वो है सीमा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो ये कोर कहते हैं, जहाँ पर थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, क्रस्ट जो है जिस पर हम रहते हैं, ऊपर वाला जो भाग है, वो उसमें किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, निकेल या फिर फेरम एवं निकेल, लोहा, फेरम बोलते हैं लोहा को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, कौन सी चीज़ों की, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। और सियाल का मैं अर्थ आपको बता देती हूँ, सियाल यानी कि Si+Al, Al आप जानते हैं एल्यूमिनियम की क्या है, फुल फॉर्म है, यानी कि जो रासायनिक नाम है ना, इनका फॉर्मूला है Ai, और Al, और Si क्या है, ये सिलिका है, ठीक है, Si क्या है, ये सिलिका का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। और इनको मिला करके इसको बता दिया गया है सियाल, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है, तो भाई उसे क्या कहते हैं, अभी हमने देखा ना सीमा। अब सीमा में हमारे कौन से भाग आने चाहिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका एवं मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका एवं मैग्नीशियम यानी कि Si प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, मैग्नीशियम। तो ये इनके फॉर्मूला हैं, इनको तब बता दिया गया है, सीमा, Mg जो भी होगा। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, पृथ्वी के कोर में जो नीचे वाली जो भाग है तीसरे नंबर का, उसमें किसकी प्रधानता होती है, तो उसको भाई हम बोलते क्या हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो नीपे बोला जाता है ना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, नीपे बोलते हैं, ठीक है, नीपे बोलते हैं। और नीपे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो NiFe, ठीक है, NiFe, ये इसकी मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको NiFe। Ne लोहा का फॉर्मूला होता है, निकेल का होता है Fe, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फेरम, लोहा एवं निकेल। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है, किस एक से बना है, ये आपको बताना है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह प्रिया, सिलिकॉन। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे जो कोर है वो इस किस एक से बना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर लौह हो जाएगा, इसमें से लौह शामिल है इसमें। मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो मेंटल का विस्तार यानी कि जो सेकंड वाली परत है उसका विस्तार कितने गहराई तक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जलमंडल का आशय क्या है, जलमंडल का आशय क्या है, तो पृथ्वी का जो द्रवीय भाग है ना उसको जलमंडल बोला जाता है, ठीक है, ठोस को तो बोलेंगे नहीं, वायवीय को नहीं बोलेंगे, द्रवीय भाग को बोलेंगे, यानी कि जहाँ पानी पानी है। जलमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी, तो हम स्थलमंडल के अध्ययन को कहते हैं ना, तो जलमंडल के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी कहते हैं जलमंडल के अध्ययन को। जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग घेरता है, बताइए, जो जलमंडल है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%, ठीक है, 71% भाग घेरता है। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लानेट की संज्ञा
क्यों दी जाती है? क्या ये नीले रंग का है या जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है? बिल्कुल सही है, ये जल की अधिकता के कारण यहाँ पर महासागर इतने पानी इतना है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। जब ऊपर से देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो भाई नीचे पाए जाने वाले जल को हम क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। ठीक है, ये भूमिगत जल होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की निचली परतों में जल जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की निचली परतों में, तो वायुमंडल की जो निचली परत होती हैं उसमें किस रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, जल वाष्प हो जाएगा, वहीं से ही बरसात का काम करती है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का कितने % भाग समुद्र, मतलब लगभग समुद्र में पाया जाता है? तो ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया, इधर चला गया है। 1%, 2%, 97% या फिर 99%। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो पूरा जल है उसके कुल आयतन का, कुल वजन का कितना भाग लगभग समुद्रों में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3। एक सेकेंड, नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। महासागरों में तो 97% पानी पानी है। ठीक है, 97% पानी है जो खारा है और समुद्रों का ही हिस्सा है। स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा होता है? समुद्र जल। समुद्र जल, नदी, कूप या फिर वर्षा जल? आपसे स्वच्छ जल पूछ रहा है, ना कि खारा मीठा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें दिखाई भी देता है, तो ये होता है वर्षा जल, जिसको हम छू सकते हैं, जो दिखाई देता है ना, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष स्रोत कौन सा? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वर्षा जल महासागरीय, सागरीय या फिर भूमिगत जल? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है। इसी तरह मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन कम से कम आप एक बार कहिए तो सही, है ना, बताएं तो। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के उपयोग के लायक है? पृथ्वी पर जो 100% जल है उसमें से कितना केवल मानव के उपयोग के लायक है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3%। ठीक है, 0.3% ही जल ऐसा है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, पी सकते हैं, ना। और इसी में ही हम तो बहुत खुश हैं, सारा काम कर लेते हैं ना। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, ये आपकी दूसरा फर्ज बनता है। और तीसरा आपका बनता है लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, है ना, क्लास कैसी लग रही है। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।